सो वी वर कंटिन्यूइंग विद ऑप्टिक्स और हम लोग आई थिंक रिफ्रैक्शन में पहुंच गए थे। तो रिफ्रैक्शन जैसा आपको मालूम है इज बेंडिंग ऑफ लाइट, करेक्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट कुड बी रेयर, डेंसर एंड, ठीक है। तो ये सब चीज हमने देखा था लास्ट क्लास में। चलो तो आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको इसके डेरिवेशन और ये सब बता दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इससे स्टार्ट करेंगे। तो पहला तो आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो, जब भी हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, ग्लास। इसका मतलब क्या हो, वेलोसिटी ऑफ ठीक है, समझ में आई बात? तो इसको बोलते हो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है। अब आता है जैसा अगर मैं एक ऐसा नोटेशन लिखता हूँ, म्यू ऑफ टू। अब देखो म्यू टू ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको आप क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कई कई नोटेशन है, जनरली बुक में ये वाला नोटेशन फॉलो होता है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में। कभी कभी ये भी कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो, टू विद रिस्पेक्ट टू वन मतलब अभी सपोज अगर हम बात कर रहे हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो लाइट कहाँ से हम ऐसा ज्यूम करेंगे कि लाइट जो है वो ग्लास से वाटर की तरफ आ रही है, ग्लास से वाटर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? इट विल, अब देखोगे ग्लास इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू वाटर, तो इट विल स्लाइटली गो लाइक दिस, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होता है? पहले तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड दिस इज वेलोसिटी इन ग्लास दैट इन वेलोसिटी इन वाटर। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ये समझ में पहले तो आ जाना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई होप ये समझ में आ गई है। तो ये क्या हो गया? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। और एब्सोल्यूट क्या क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम का ऑलमोस्ट वन रहता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? ओके। इसके बाद हमने देखो कल ही हम लोगों ने एक ही वाला रिलेशन देखा था, अगर आपको याद होगा तो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू सी बाई वी विच इज इक्वल टू म्यू ऑफ, लेट्स से अगर हम लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो म्यू ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। साइन आई देखो ये व्हाट डज दिस मीन? इसका मैंने डेरिवेशन किया है, आप देख लेना। तो ये हो गया मेरा आई, ये हो गया मेरा आर, ठीक है। मान लो ये एयर है और मान लो ये वाटर है, तो हाउ डू यू राइट इट? इसका रिफ्रैक्ट, तो अच्छा एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा वन होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर
मान लो म्यू डब्ल्यू है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? अब जैसा मैं बता रहा हूँ ना बच्चों, वैसे अगर तुम लिखोगे तो कभी भी मिस्टेक होने के चांस नहीं है और कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत सिंपल से आप इसको सोच सकते हो, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आई, म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन आर। अब लाइट को कैसे भी जाने दो, समझ में आ रही है बात? लाइट को कैसे भी तुम जाने दो, अगर लाइट अगर ऐसे भी जा रही है तो भी दिस इक्वेशन इज वैलिड, अगर ऐसे आ रही है देन आल्सो दिस इज वैलिड। तो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, समझ में आई बात? म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ आर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे सब बच्चों को ये बात समझ में? ओके चलिए, तो इसको लिख लो पहले, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज राइट इट डाउन, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। If I give you refractive index of water is 4/3, refractive index of glass is 3/2, what is refractive index of glass with respect to water? And what is refractive index of water with respect to glass? चलो दोनों फाइंड करो। This G with respect to water is this. So glass is 3/2, 4/3. This comes out to be 9/8, and this is mu of W by mu of G, which comes out to be कितना सिंपल है, ठीक है ना? 8 देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज नथिंग बट 1/म्यू डब्ल्यू। या अगर आप देखो म्यू ऑफ ग्लास लिख रहे हो तो इसको आप म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ऐसे लिख सकते हो। अगर आप एयर का निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो इट विल बी लाइक दिस। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? हम्म, या ऐसे समझो, म्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1/म्यू ऑफ ग्लास। चलो अच्छा, अभी मुझे बताओ, ये नोटेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू 3 with respect to 2 into इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? यस, कितना आएगा? यस, करेक्ट। तो अगेन रिया एंड रुद्राक्ष आर ओनली आंसरिंग, बाकी बच्चे तो यहाँ पे ये देखो, इसको हम ऐसे से लिख सकते ना,
mu1 को, because mu1 is same as mu1 which is mu1 by mu2, mu2 by mu3, mu3 by mu1 like that. बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये इट्स नॉट सो टफ, ठीक है। तो आप देखते हो mu1 से mu1, 2 से 2, 1। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सबको समझ में आया ये? चलो तो अभी रिफ्रैक्शन देखते हैं थोड़ा सा। अब देखो होता क्या है बच्चों, जब भी कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, कोई भी लाइट, मैंने क्या बोला, जब भी कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो हम यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है ना, करेक्ट? यस और नो बच्चों, ऐसे होते हैं ना लाइट रिफ्रैक्ट। तो यहाँ पे तो प्रूव करना है कि ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल ई, सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। हाउ विल यू प्रूव दिस? एंगल आई जो है वो एंगल ई के बराबर है, कैसे प्रूव करोगे? जल्दी से बताओ, आई गिव यू 2 मिनट्स ओनली, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R, इनफैक्ट देखो ये R और ये वाला एंगल देखो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, विल दे बी इक्वल और नो बच्चों? अल्टरनेट एंगल्स ना, so they are going to be equal। देखो ये और ये एक्चुअली पैरेलल लाइंस है, so this angle and this angle, they both are actually equal। So can we say here refractive index of air, which is 1, sine of I equals to refractive index of glass sine of R, और refractive index of ग्लास म्यू जी। यहाँ पे जब तुम इक्वेशन बनाओगे इस पॉइंट के लिए तो ये आ जाएगी म्यू जी साइन आर इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन ऑफ। बच्चों देखो ये सब छोटी छोटी चीजें बट आपको समझनी है। और अब देखो म्यू ए साइन आई इक्वल्स टू म्यू जी साइन आर, म्यू जी साइन आर इक्वल्स टू म्यू ए साइन ई, तो क्या हो गया ये म्यू ए साइन ऑफ आई इक्वल्स टू म्यू ए साइन ऑफ ई। तो म्यू ए कैंसिल, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, which goes to show I is equal to E। समझ में आई बात? कितना सिंपल था देखो ये क्वेश्चन, ठीक है? जल्दी से नोट करो इसको। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि देखो जब भी हम स्विमिंग पूल में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल की सरफेस थोड़ी सी रेस्ड हो गई। रेस मतलब आपको इतना गहरा नहीं समझ में आता स्विमिंग पूल, करेक्ट? बट व्हेन यू जंप इन दैट स्विमिंग पूल तो आपको समझ, अरे तो बहुत गहरा है ना, डेप्थ उसका डीप है बहुत स्विमिंग पूल। तो पॉइंट इज जब भी हम किसी वाटर की सरफेस को देखते हैं हमें क्या फीलिंग आता है? सरफेस इज बीइंग रेज्ड। आई विल शो यू वन पिक्चर ऑन दिस। That the apparent depth of the water tank or any object inside it is less than the real depth. Let's say an object O is lying at the bottom of a tank containing water. A ray of light AO incident normally is refracted from O along the same path. For this ray, angle of incidence is 0 and therefore angle of refraction is 0. Let's take another ray OB that on refraction into air appears to be coming from O dash.
Therefore, a virtual image O is formed at O dash. तो आपने देखा Hence, क्यों the ऐसा हो depth रहा of है? the tank seems to be AO dash. यस बच्चों, देखा ना आपने क्यों? मतलब यहाँ पर अगर आपने कॉइन रखा तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि जो कॉइन है ना ऑलमोस्ट ऐसे ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? Experiment where we can have a coin reappear. Just take a coin, put it in a bowl, move away from the coin till you can not see the coin anymore, because the light will not bend around the corner of the bowl and hence you cannot see the coin. Start adding water to the bowl, fill it to the top. Keep seeing it from the same position and magically you can see the coin again. So you saw that? Let's see this by having two bowls. We keep moving away from the coin. We add the water in one of the bowl and we can see it. Whereas the other bowl, we cannot see the coin. Now let's look at the science behind it. When the light enters water through air, it refracts or bends. And that बेसिकली होता क्या है, जब भी आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, किसी भी चीज को आप ऐसे ऑब्जर्व करते हो, तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर ऐसे आई, ये आई हो गया, और ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो लाइट कैसे आ रही है, लाइट कैसे आती हुई दिख रही है आपको? यस बच्चों, लाइट कैसे आती हुई दिख रही है यहाँ पे? डाइवर्ज है कि नहीं है? इज नॉट लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट? लाइट यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है ना बच्चों, यस और नो? तो जब तुम इसको यहां से देखोगे, इस लाइट को और इस लाइट को देखोगे, तो क्या आप तुम्हें एक ऐसा फीलिंग आएगा कि ये दोनों लाइट एक्चुअली में कहीं तो पीछे से आ रही है, ठीक है, मैं ऐसा फीलिंग आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली तुम्हें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्लाइटली रेज्ड यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, ठीक है ना बच्चों? यस नो से समथिंग। देखो मैं आपको भी ये बता रहा था कि जब भी हम किसी भी स्विमिंग पूल को देखते हैं तो हमें उसका सरफेस थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देता है। रेज्ड मतलब क्या हुआ, हमें थोड़ा सा वो शैलो दिखाई देता है, ठीक है? और जब तुम करते हो उसमें तो तुम्हें पता चलता है इट्स नॉट दैट मच शैलो, ठीक है? वो तुम्हें इल्यूजन हो रहा था कि वो जो स्विमिंग पूल है थोड़ा सा शैलो है। तो क्यों तुम्हें स्विमिंग पूल शैलो दिखाई देता है, रीजन क्या है उसका? तो यहाँ पर देखिए अब सभी बच्चे, लाइट जो ओ से तुम्हारी आई की तरफ गई, यहाँ पर देखो लाइट गोज फ्रॉम दिस पॉइंट टू योर आई, यू कैन सी इट, ठीक है? नाउ लाइट यहां से इस पॉइंट पे गई और यहां से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो गई। आप देख सकते हो लाइट यहां से गई ऐसे एंड लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड, ओके, लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। अब देखो, अब एक ये लाइट है, एक ये लाइट है, अगर तुम कोई सी भी लाइट को कैसा भी लो, तुम मान लो यहाँ से तुम लेते हो लाइट को, अगेन व्हाट यू सी, लाइट अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्ट ऐसे होगी ना। तो ये देखो ये जितनी भी लाइट्स हैं सब क्या क्या हो रही है, इज इट कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट दैट इज बीइंग फॉर्म और अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज बीइंग फॉर्म? ये सब डाइवर्जेंट बीम है ना, ये ये ऑल दीज आर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स, ठीक है? और जब तुम एक्चुअली में ऑब्जर्व करोगे इसको, सब डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट्स को, ठीक है,
व्हाट यू फाइंड इज, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो तुम देखोगे ये एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर जाके मीट हो रही है। दैट मीन्स तुम्हें ये वाला जो पॉइंट था एक्चुअली में तो कहाँ पे फील होगा कि पॉइंट एक्चुअली यहाँ ना होके कहाँ पर है, एक्चुअली में यहाँ पर है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? यस, अभी समझ में आई बात? ओके तो अब देखो यहाँ पे ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल ये भी आई होगा, ये अगर एंगल आर है तो ये एंगल आर होगा। ठीक है। अच्छा दूसरी एक चीज और है यहाँ पर, एक्चुअली में होता क्या है, तो अब ठीक है चलो पहले तो हम इसको इसको हम पहले यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ आई एम डूइंग सम मैथमेटिक्स ओवर हियर। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करेक्ट इनटू साइन ऑफ आई equals to refractive index of air which also happens to be 1 into sine of r। मैंने आपको बोला है जिस मीडियम में जो सा एंगल बन रहा है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, यस नो कुछ बोलो। अच्छा अब दूसरी चीज क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट मतलब पॉइंट ई एंड पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक्चुअली आई में जा रहे हैं, आंख के अंदर जा रहे हैं होंगे दो पॉइंट्स करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट करेक्ट। सो इफ आई से लाइट रे ए बी एंड लाइट रे बी सी बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर करेक्ट। तो अगर ए बी और बी सी बहुत पास पास में मतलब समझो अभी आंख में तुम्हारा प्यूपल इतना बड़ा होता है ऑलमोस्ट, तो अब अगर मैं यहाँ पर इस लाइट को यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो यहाँ पे कहीं ऐसे ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रही बात ही नहीं आ रही, मतलब ये जो पूरा जो चीज है ये इट शुड बी काइंड ऑफ समथिंग लाइक लाइट एकदम पास पास में। तो ये जो एंगल्स है दीज एंगल्स आर अगेन नाउ वेरी वेरी स्मॉल। ये जो एंगल्स है एंगल आई एंड एंगल आर दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। और मैंने बोला था ये रिजल्ट बार बार यूज होगा बच्चों, तो मैं बोल सकता है एंगल I is equal to not equals to angle I and angle R are very small। क्यों small है? Why are they very small? Because aperture of this, aperture मतलब क्या होता है, part of the thing that is exposed to the atmosphere। तो वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही छोटा है, अपर्चर जो है बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंगल विल बी वेरी वेरी स्मॉल सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर ऑफ आई इज वेरी स्मॉल। तो इनको हम छोटे एंगल्स मान सकते हैं। अब आई और आर जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, क्या हम मैंने आपको बताया था जब भी एंगल्स छोटे होते हैं तो साइन आई या साइन थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू tan थीटा व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। कैसे लिखते हैं, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पर साइन आई की जगह tan आई लिख सकता हूँ? बात तो ये थीटा tan आई sin ऑलमोस्ट दे आर इक्वल, sin थीटा tan थीटा। ठीक है, तो म्यू ऑफ w इनटू sin थीटा, sin थीटा कितना होगा, sin थीटा को मैंने क्या बोला, वी राइट इट एज tan थीटा। ये समझ में आया क्यों tan थीटा लिख रहा हूँ इसको, 1 इनटू tan r। अच्छा tan थीटा के लिए tan आई लिखते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये मैं ऐसे क्यों लिख पा रहा हूँ, बिकॉज आई नो एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए आई एम एबल टू राइट इट लाइक दिस। अब दूसरा क्या चीज है बच्चों यहाँ पे,
अगर आप tan i निकालोगे, tan i कितना आएगा, rd अपॉन ab अपॉन rd ना, tan i is ab upon rd, और tan r कितना होगा, tan r विल बी ab upon ad। तो अब भाई ab ab तो कैंसिल आउट हो जाएगा, tan कितना बचा, म्यू ऑफ दिस। तो कैन आई से अब देखो, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए इसको भी जल्दी से लिख लीजिए सभी बच्चे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। RD means real depth, AD means apparent depth। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, एंड ड्रॉ गुड डायग्राम्स। हाँ, प्लीज प्रूव दिस बच्चों, क्वेश्चन। यस, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स बच्चा। भी आप लोग बोलोगे नहीं तो आई विल नॉट आल्सो, आई विल गो वेरी स्लो देन। फिर
ओके, किसका वॉइस आ रहा था अभी? चलो देखो, देखो आया किसी का वैसे, ये प्रूफ आया किसी का? एक्चुअली दिस इज, आई थिंक ये जो है ना, दिस इज शिफ्ट, ये दिस इज नॉट रियल डेप्थ, एक्चुअली दिस इज शिफ्ट। किसी बच्चे ने कुछ बोला भी नहीं मुझे। चलो एनीवेज, इसको रियल डेप्थ नहीं बोलते हैं, इसको शिफ्ट बोलते हैं। शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, जब मैं इस डायग्राम को देखता हूँ, इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो शिफ्ट इज दिस, ये जो शिफ्ट हुई ना, मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ गया, दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट की बात हो रही है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर, इस पॉइंट की, इस पॉइंट के शिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पर, डेल्टा एक्स। तो देखो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, और ये जो होता है ये एपरेंट डेप्थ नहीं, ठीक है। और ये जो होगा, एक्चुअली मैंने रियल डेप्थ होगा, ठीक है। अभी कोई प्रूव करना चाहता है? देखो शिफ्ट को आप क्या लिख सकते हो, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ऐसा लिख सकते हो, करेक्ट। अब एक काम कर लो, यहाँ पे यहाँ पे रियल, जस्ट टेक दिस इज कॉमन, माइनस, ठीक है। इसका कैसे लिखो, और रियल डेप्थ अपन एपरेंट डेप्थ क्या होता है, दिस इज एक्चुअली म्यू, दिस इज म्यू, ये जो है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? लिख लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। नो वन इज, आई थिंक कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी का नहीं है? देखो इसका साइज कितना है ग्लास क्यूब का, ग्लास क्यूब का जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर कहीं तो ये ऐसा, ये अगर समझो x, ये समझो, इसको हम ऐसे ले लेंगे, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस 12 माइनस एक्स, क्या डिफिकल्टी है? यहां से देखोगे तो तुम्हें 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, यहां से देखोगे तो 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले तो यहां से इक्वेशन बना लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज व्हाट, देखो लाइट शुड बी गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ इज x, एपरेंट डेप्थ इज 3। यहाँ पे जब तुम इक्वेशन बनाओगे म्यू ऑफ जी, ये कितना हो जाएगा, रियल डेप्थ इज 12 minus x and apparent depth is 5। नहीं आ जाएगा अभी? तो कैन यू सॉल्व these two equations? x by 3 should be equal to 12 minus x upon 5, तो कितना हो गया, 5x equals to 12 is 36, 36 minus 3x, तो 8x equals to 36, तो 4 2s are 8, 9, x is 9 by 2 which is 4.5 centimeter, ठीक है।
करेक्ट, एक्स वैल्यू 9/2 आ गई, यहाँ पे म्यू जी को पुट कर दो, 9/2 इंटू 3, 9/6 which is 3 2 6 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इसको तब तक आप लोग लिख लो, मैं इसी टाइप का आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। I want every one of you to solve this question, ठीक है ना? जल्दी से अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो, ठीक है? ये मेंस का क्वेश्चन है। सी दिस, क्या बोल रहा है? टॉप एंड ऑफ द थिन रॉड उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है? 3h हाइट है एंड रेडियस is 2h, diameter basically. When the beaker is filled with liquid up to a height 2h, he can see the lower end of the rod. तो अभी जब तुमने पानी 2h तक भर दिया, सब कुछ तो ना, पानी तुमने यहाँ तक भर दिया, तो क्या बोल रहे हैं? लोअर एंड ऑफ द रॉड दिखने लग गया, मतलब लोअर एंड जो रॉड का ये ये जो पॉइंट है, ऐसा कुछ तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आई हो गया, ये आर। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा एच, ये हो गया तुम्हारा 2h, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक्चुअली ये हाइट जो है ना, ये हाइट h है, ठीक है? और ये जो हाइट यहाँ पे बच गई, ये हाइट भी h है, तो मतलब एच एच एक काइंड ऑफ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस बन गया, ठीक है? तो यहाँ पर बिकॉज दिस इज ऑल्सो एच एंड दिस इज ऑल्सो एच, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब आर जो है यहाँ पे, आर की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, ठीक है? आर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? यहाँ पे 45 डिग्री हो गई, ठीक है? बस अगर आपको ये पता चल गया आर की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री हो गई, तो यहाँ पे वी कैन जस्ट पुट दिस म्यू ऑफ साइन आई इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ऑफ आर। यहाँ पे आपको साइन को साइन ही रखना है, आप यहाँ पे साइन को टैन नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल्स बड़े बड़े हो गए, अभी एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, ठीक है? तो साइन आई इक्वल्स टू टैन, ये बहुत छोटे एंगल्स के लिए वैलिड रहता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आर इज लिटिल बिग, आर यहाँ पे 45 डिग्री है, तो बड़े एंगल्स मैग्नीट्यूड इज क्वाइट बिग, तो वहां पर हम ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, तो साइन आई की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? ये एच हो गई, ये 2h हो गई, ये कितनी हो जाएगी? 5h स्क्वायर और 4h स्क्वायर माइनस, बराबर है ना? ये 2h हो गई, ये h हो गई, तो 4, हाँ बराबर, रूट ऑफ 5h हो जाएगी, जो हाइपोटेनस है रूट ऑफ 5h हो जाएगी। तो साइन आई यहाँ से हो जाएगा म्यू इंटू साइन आई विल बी h अपॉन रूट 5h, साइन आर इज 1 by root 2, आर देखो यहाँ पे आर इज 45 डिग्री, ठीक है? तो बस एच एच कैंसिल्स, म्यू इज हाउ मच? रूट ऑफ 5/2। तो बच्चे बात आपको समझ में आई होगी, तो इसका आंसर इज दिस, ठीक है? तो ऐसे आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, which are based on real and apparent depth।
ठीक है, तो आपको आई थिंक देखो इस क्वेश्चन से एक कंसेप्ट जो तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर जैसे जो हम लोगों ने डेरिवेशन में देखा था साइन आई को tan आई पुट कर दिया था, वो यहाँ पे तुम्हें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल जो है वो काफी बढ़ गया है, इसलिए हम यहाँ पर वो चीज नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, देखो तो नाउ वी आर सीइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर देखो जब भी कोई चीज, अभी समझो मान लो कोई चीज डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है, डेंसर से कोई चीज रेयरर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका ये जो एंगल है ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? दिस एंगल विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो आप समझो यहाँ पर, लेट अस टेक सम केसेस ओवर हियर। तो होता ये है जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो ये एंगल बढ़ जाता है, ठीक है, दिस एंगल इंक्रीजेस। तो नाउ आप ऐसा अज्यूम करके देखो, अगर आप इस एंगल आई को बढ़ाते रहोगे तो वैसे ये एंगल आर भी तो बढ़ता रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे सम रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, मैंने बताया था रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो उसके साथ कुछ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जो लाइट है तुम्हारी, this light, this is getting refracted, okay, this light is getting refracted, ठीक है, तो some reflection takes place and some refraction also takes place। आई होप इतनी बात क्लियर होगी बच्चों को, आप सबको, ठीक है, ठीक है ना, some reflection takes place and some refraction that takes place। चलो, so ठीक है, तो यहाँ पे या हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इस एंगल को बढ़ाओगे, सपोज अभी जैसे सपोज यहाँ पे ये एंगल आई, तो ये एंगल बढ़ गया, ठीक है, अब अगर मैंने इसको ही बढ़ा दिया तो ये एंगल और फर्दर बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये एंगल भी तो बढ़ेगा, है कि नहीं है बच्चों? करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाओगे, जब यहाँ पे लाइट कैसे जानी चाहिए, डेंसर से रेयरर की तरफ जानी चाहिए, पहली चीज तो जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये एंगल आई भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आप ऐसा समझो, एक एक पर्टिकुलर एंगल पर आप आई को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और आपने देखा एक पर्टिकुलर एंगल पर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसकी वैल्यू हो गई 90 डिग्री। ठीक है, करेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। ठीक है, तो अब देखो लाइट कैसे, अभी लाइट कहां पर है, लाइट अभी एयर और मतलब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की बाउंड्री पर आ गई, सरफेस पे, जस्ट लाइट इज जस्ट स्लाइडिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, एयर को भी टच कर रही है और मतलब रेयरर मीडियम की भी को भी टच कर रही है और डेंसर मीडियम को भी टच कर, दोनों को टच कर रही है, बट ये वाली जो लाइट है केवल और केवल रेयरर मीडियम में। ये लाइट आप ऐसा सोच सकते थे ऑन द बाउंड्री ऑफ रेयरर एंड डेंसर। ठीक है, और इस एंगल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस एंगल को, क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, इस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और फर्दर जब तुम क्रिटिकल एंगल से भी अगर तुमने इस एंगल को बढ़ा दिया, देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो ये जो लाइट है अभी यहाँ पे, दिस इज 100% रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे कोई कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, देयर इज 100% रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई बच्चों? तो देखो, अगर हमें क्रिटिकल एंगल का एक रिलेशन बनाना है तो हम क्या बोल सकते हैं? यस, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या क्या है? पहली चीज तो लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम, condition is light should be traveling from कहां से? का लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। और दूसरा क्या है? एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरा क्या है? एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। एंगल जो है पहले तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, और कहां पर? लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो क्रिटिकल एंगल देख लेते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो यहां पर अगेन लगा दो साइन ऑफ, इसका मान लेते हैं म्यू डेंसर और इसको मान लेते हैं म्यू रेयरर। ठीक है, तो म्यू ऑफ डेंसर इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू ऑफ रेयरर इंटू साइन ऑफ आर। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री हो गई, देख सकते हो आप। तो साइन 90 कितना था? साइन 90 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई को हम क्रिटिकल एंगल लिख सकते हैं, म्यू डी इंटू साइन ऑफ सी इक्वल्स टू म्यू ऑफ आर। सो साइन ऑफ सी कितना हो गया? म्यू ऑफ आर अपॉन म्यू ऑफ डी। ठीक है, सो C is equal to sine inverse of this. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? लिख लो इतना, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर इस पर एक दो क्वेश्चंस करेंगे अभी। अच्छा, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है? पहले इसका एप्लीकेशन देख लो। इसका एप्लीकेशन आता है हमारा डायमंड्स जो स्पार्कल करते हैं ना, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है? मिराज बन रहा है ना, यू कैन सी दिस मिराज गेटिंग फॉर्म। तो मिराज जो बनता है ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनता है। यहाँ पे तो उसने ट्री दे दिया, बट समझो आप यू नो कैन, ट्री तो बहुत छोटा डिस्टेंस हो जाएगा, ये बहुत बड़ा ट्री होना चाहिए फिर ये। ठीक है, अब समझो क्लाउड है, क्लाउड से लाइट आ रही है, ऐसा समझ लो। करेक्ट, और अभी समझो ग्राउंड अगर हॉट है और ऊपर क्लाउड के पास एयर कोल्ड है। ठीक है, तो लाइट एक्चुअली कहां से आ रही है? क्लाउड से ग्राउंड की तरफ आ रही है। तो बेसिकली क्या हो गई? ग्राउंड इज काइंड ऑफ डेंसर मीडियम, क्लाउड के पास की जो एयर है वो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। ग्राउंड के पास हॉट एयर, हॉट एयर विल बी काइंड ऑफ rarer medium. Cold object will be considered as cold air basically here. That will be considered as denser object. So denser medium से rarer की तरफ light आ रही है। Correct? और जिस भी पॉइंट पे तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो आई की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई, उसी पॉइंट ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और जब तुम्हारी तरफ आएगी तो तुम्हें इस
क्लाउड का ही यहाँ पे जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी शैडो तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, लेट्स सी ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कोर होता है और एक क्लैडिंग होता है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, कोर वाले मटेरियल का या क्लैडिंग वाले मटेरियल का? क्या लगता है आपको, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? μ1 विल बी मोर और μ2 विल बी मोर, जल्दी से बताओ। देखो लाइट यहाँ पर एक्चुअली लाइट ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है एक्चुअली में, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइट है ना यहाँ से रिफ्रैक्ट होके आती है सच दैट यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, μ1 हैज टू बी ग्रेटर देन μ2, तभी तो तुम्हारा यहाँ पर, तभी तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। दिस दिस हैज टू बी डेंसर मीडियम, क्लैडिंग हैज टू बी रेयर मीडियम, करेक्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, लाइट शुड बी गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर इट्स यूज फॉर मेनली सेंडिंग लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स एंड ऑल। तो यहाँ पर इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, डायग्राम बना लो सब बच्चे, इस पर हम लोग एक तो प्रॉब्लम करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन बताओ। यहाँ पे जो एंगल थी, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। आपको बताना है थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आप साइन इनवर्स, इनवर्स में भी बता सकते हो अगर आपको एंगल, जनरली आपको आंसर इनवर्स के फंक्शन, इनवर्स और कोई फ्रैक्शन रहेगा उसके बाजू में, करेक्ट, तो ऐसा रहेगा। इनवर्स फंक्शन समझते हो क्या होता है? जैसे अगर आपकी तुम्हारी वैल्यू यहाँ पे या ऐसे आ रही कुछ, तो साइन थीटा, जैसे देखो ऊपर मैंने क्या लिखा था, ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा था साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, तो इसको आप साइन इनवर्स ऐसे करके लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ दिस रेशियो, समझ में? जैसे जैसे सपोज तुम फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा तुम्हारा आ गया 2/3, तुम्हें लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3। one of the ways of writing this, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं, जो आप आगे मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी तो थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना। और लाइट कहां से जा रही है, ग्लास से वाटर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। देखो लाइट ऐसे आई यहाँ पे, दिस वाज परपेंडिकुलर टू दिस, ये थीटा है, और जब लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करी यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, तो लाइट बाहर चली जाए, करेक्ट, या तो लाइट यहाँ से ऐसे होकर बाहर चली जाए। ठीक है, ठीक, या फिर लाइट जो है यहाँ पे ऐसे चली जाए, इट विल बी लाइक दिस, या लाइट जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गई, या फिर लाइट, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमें लाइट को ऐसे भेजना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो है मेरा ग्लास है, ये वाटर है, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर। ठीक है, तो अभी जो भी तुम्हारा ये एंगल थीटा होगा, मतलब ग्लास और वाटर, जैसे समझो ग्लास से वाटर का जो भी क्रिटिकल एंगल होगा, ये एंगल उससे तो बड़ा ही होना चाहिए। ये एंगल थीटा जो है इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कि नहीं बड़ा होना चाहिए? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, सॉरी 3/2, वाटर का 4/3। ठीक है,
चलो देखते हैं। तो क्रिटिकल एंगल निकाल लो यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, C sin C 3/2 into sin C equals to 4/3 into sin 90। ठीक है, so sin C is equal to 8/9। तो C is equal to sin इनवर्स ऑफ 8/9। देखो ये आ गया मेरा क्रिटिकल एंगल, किसका किसका, जब लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, जब लाइट ग्लास से वाटर की तरफ जा रही है तो मेरा ये क्रिटिकल एंगल सी आ गया, ये जो भी वैल्यू है। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए, थीटा जो है इस एंगल से बड़ा होना चाहिए ना, थीटा जो है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो जब तुम थीटा को ग्रेटर देन सी ले लोगे तो तुम्हारा ये जो लाइट है इट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। समझ में आई बात सब बच्चों को? कुछ बोलिए, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? मैं आपको इसका एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ कितना होगा। तो ऑलमोस्ट 62.73 आता है ये जो है ना 62.734 डिग्रीज। तुम 63-64 डिग्रीज पर अगर तुमने रखा, इसको अगर 63-65-70 बना दिया तो फिर लाइट इज गोइंग टू हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों देखो ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना आता है, 3/2 sin C is equal to refractive index of air into sin 91 into sin of this 90 thing, correct? So sin C is 2/3. This is how much? C comes out to be 41.81 degrees. 41.81 डिग्रीज। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो दैट मीन्स अगर ग्लास में तुम्हारा इतना एंगल बन रहा है तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इससे ज्यादा एंगल पे लाइट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, करेक्ट। तो अब देखो, अब अगर सपोज मान लो लाइट जो है वो, लाइट सपोज ऐसे आई, यहाँ पे लाइट जो है ना वो ऐसे आई सपोज, करेक्ट। अभी अगर 90 है, ये 45 है, तो ऑब्वियसली देखो एक्चुअली में अगर तुम इसको जब बनाओगे यहाँ पर, ये एंगल भी 45 आता है क्योंकि 90 हो गया, 45 ऑल्सो 45। तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, एंड ये 45 तो ये 45, तो मतलब ये एंगल टोटल 90 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है, तो तुम्हें जो ऑब्जेक्ट हो ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसलिए आपकी बुक में यहाँ पर उन्होंने ये जो प्रिज्म बाइनोकुलर्स दिए, यहाँ पर देखो ये दो राइट एंगल, क्या है, दो राइट एंगल, बेसिकली दे आर टू राइट एंगल प्रिज्म्स। ठीक है, तो लाइट यहाँ पर ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे आई, ठीक है, करेक्ट। तो ये जो लाइट यहाँ पे होगी, दिस विल कम एंड रिफ्लेक्ट एट दिस पॉइंट, एंड यहाँ पे ये वाली जो लाइट होगी दिस विल रिफ्लेक्ट ऐसे करके। तो एक बहुत वाइड रेंज की लाइट को आपने एक नैरो रेंज में कर दिया। देखो यहाँ पे बेसिकली तुम मान लो कोई तुम्हें पहाड़ देखना है एंड ऑल दैट, तो यू कैन जस्ट यूज दीज काइंड ऑफ प्रिज्म बाइनोकुलर्स टू सी दैट। बहुत वाइड रेंज की चीज को तुम एक यू नो कैन जस्ट सी इट दिस थिंग, दो इसमें ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो
इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है। या अच्छा कभी कभी ना फिर एक और यूज होता है इसका, देखो यहाँ पे देखो पेरिस्कोप में भी देखो ऐसे ही इन दो प्रिज्म, तो ये जो यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो यूज है वो आपको यहाँ पे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा ना, प्रिज्म्स में, पेरिस्कोप्स में। तो देखो पेरिस्कोप में आप चाहो तो मिरर भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो एक प्रिज्म भी लगा सकते हो, बट जनरली वी यूज प्रिज्म्स, यू नो व्हाई, क्योंकि यहाँ पे 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। तो लाइट जो इमेज का जो क्वालिटी है वो थोड़ा अच्छा मिलता है हमें पेरिस्कोप में। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस में इतना ही है आपका। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल सी रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म्स बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, तो हम थोड़ा प्रिज्म्स के रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे। ओके चलो।